अच्छी और सच्ची खबर में हम सबसे पहले बात बाढ़ और बारिश की कर लेते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की भी। इस वक्त आधे से ज्यादा हिंदुस्तान भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहा है, खासकर देश के पश्चिमी और दक्षिणी राज्य, जहां इन दिनों जोरदार बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बारिश के कारण नदियां, नाले और झरने उफान पर हैं, तो वहीं ज्यादातर डैम भी पानी से लबालब भर चुके हैं, जिसके बाद इन बांधों से छोड़ा जा रहा पानी रिहायशी इलाकों में घुसकर जनजीवन पर असर डाल रहा है। इन हालात के बीच लोगों को बचाने के लिए जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एक ऐसा ही रेस्क्यू ऑपरेशन महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में सैलानियों को बचाने के लिए चलाया गया। सांसें रोक देने वाला 58 सेकंड का ये वीडियो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर का है। जहां दो पहाड़ियों के बीच रस्सी पर झूल रही इस सैलानी को बचाने के लिए पुलिस और पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों ने जान की बाजी लगा दी। घटना एक दिन पहले की बताई जा रही है, जब गोपाल पुंडलिक चौहान नाम का ये शख्स अपने 4 दोस्तों के साथ अजंता की गुफाएं देखने के लिए पहुंचा था। सुबह गुफा देखने के बाद गोपाल अपने एक दोस्त के साथ सेल्फी लेने के लिए सप्तकुंड झरने के ऊपर गया, जहां सेल्फी के चक्कर में वो 2000 फीट गहरे सप्तकुंड में फंस गया। गनीमत रही कि गोपाल को तैरना आता था, इसीलिए वो किसी तरह एक किनारे को पकड़ने में कामयाब रहा और इस बात की जानकारी लोगों ने फौरन रेस्क्यू टीम को दी, जिसके बाद रस्सी के सहारे 2000 फीट गहरे झरने में गिरे गोपाल को बचाने का मिशन शुरू हुआ। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गोपाल को सही सलामत बचा लिया गया। कमोवेश एक ऐसा ही मामला कर्नाटक के उडुपी जिले में भी सामने आया, जहां बारिश के बीच झरना देखने गए व्यक्ति का पैर फिसल गया और वो पानी की तेज लहरों में बह गया। फौरन पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उडुपी में एक 23-year-old youth ने भी when he was there sightseeing, he slipped and fell down and he lost his life. तो ऐसा भी घटन हो रहा है। तो कर्नाटक में मॉनसून का अभी बहुत तेज रूप से चल रहा है। अभी पूरे स्टेट में एक ऑरेंज अलर्ट भी इश्यू किया गया है। दरअसल महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के कई हिस्सों में बीते 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां, नाले और झरने बेहद खतरनाक हो गए हैं। इन हालात में प्रशासन लगातार लोगों को ऐसी जगहों पर न जाने के लिए आगाह कर रहा है। फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आते। कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित इलाकों से आई इस तस्वीर को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां सड़क पार करने के चक्कर में ये गाड़ी तेज लहरों में फंस गई। लहरें गाड़ी को अपने साथ बहा ले जाती। इससे पहले ही पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह उसे बचा लिया। कई जिलों में उफान पर बह रही नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। ऐसे में लोगों की मदद के लिए सरकारी एजेंसियां पूरी ताकत के साथ जुटी हैं। कर्नाटका में बारिश बहुत तेज रूप से हो रहा है। अभी हम कोडगु में मौजूद है। यहाँ 48 आवर्स से बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है और एनडीआरएफ टीम्स और 10th बटालियन टीम्स ने भी डिप्लॉय किया है। और एक और बात है कि कॉलेजेस और स्कूल्स को भी हॉलिडे डिक्लेयर किया है। सिर्फ कोडगु में नहीं, मंगलूर में भी ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। वहीं भारी बारिश का सामना कर रहे तटीय कर्नाटक में बांध भर जाने के बाद उनसे भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार बारिश के चलते बिगड़ते हालात को देखते हुए लोगों से सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि लोगों को सैलाब के संकट का सामना न करना पड़े। ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में भारी से भारी बारिश हो सकती है। मेन हमारा रेड कलर जो है कोस्टल कर्नाटक है, जैसे उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा रेन अभी रिपोर्ट हो रहा है, तो वो मेनली रेड कलर है सिक्के आज। और जो नया सिस्टम अभी फॉर्म हो रहा है वो बंगाल का खाड़ी में जो उड़ीसा आंध्र प्रदेश कोस्ट में लो प्रेशर बनेगा 24 आवर्स में, और वो इंटेंसिफाई होने का चांस है। तो इसलिए जो पूर्व केंद्रीय भारत है, चाहे उड़ीसा हो, तेलंगाना, सीएपी, रायलसीमा, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होगा। सो मेनली जो 25 नाइट ऑनवर्ड हम लोग ऑरेंज कलर हैवी टू वेरी हैवी अलर्ट दिए हैं। रेनफॉल तेलंगाना, उड़ीसा, ये सब जगह में दिए हैं। ज़्यादा तेलंगाना, सीएपी अफेक्ट होगा। मौसम विभाग की इस चेतावनी को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत दूसरी सरकारी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। छत्रपति संभाजीनगर से इसरा क्रिस्टी और कोडगू से अनघा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको दिल्ली और एनसीआर के दो शहरों का हाल भी दिखाते हैं। ये शहर है यूपी का नोएडा और गाजियाबाद, जहां के निचले इलाकों में उफान पर बह रही हिंडन नदी का पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें इन इलाकों में घुसकर लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाने में लगी हुई हैं। लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो खुद को भी सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाएं। प्रशासन की इस अपील के बाद लोग जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों की तरफ जाने लगे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी लोगों की मदद के लिए लगातार जुटी हुई है। हमारे दो सहयोगियों मनीष चौरसिया और अनमोलनाथ बाली की यह रिपोर्ट देखिए। जिस हिंडन नदी को लोगों ने नाला कहना शुरू कर दिया था, आज वही हिंडन नदी नोएडा में अपना प्रकोप दिखा रही है। कॉलोनी के बीच से आपको नदी का पानी जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यहाँ के कई घरों में ये पानी घुस चुका है। लोगों ने अपने आसपास के जो भी आप घर देख रहे हैं उनको खाली किया है। पुलिस ने इन तमाम लोगों को निकाला है और सुरक्षित इलाकों पर ले जाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये नोएडा का सेक्टर 63 का चोटपुर कॉलोनी है और यहाँ पर शुक्रवार से पानी भरना शुरू हुआ था, जिसके बाद जो लोग हैं उनमें भगदड़ की स्थिति बनी। तमाम लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, जो काम की चीजें हैं उनको लेकर बाहर आ रहे हैं। पुलिस ने हालांकि पहले ही बच्चों और महिलाओं को अलग कर दिया था और फिर भी अभी भी कई लोग जो है यहाँ पर हैं जो कि निकालने के लिए बाकी हैं, लेकिन उनसे लगातार इस तरह से पुलिस अनाउंसमेंट करके अपील कर रही है कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, आप यहाँ से निकलना शुरू करिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गाजियाबाद का करेड़ा गांव है जो पूरी तरह इस समय पानी में जलमग्न हो चुका है। किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर जितनी आपकी आंखें जा सकती हैं वहां तक आप पानी ही पानी देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय घरों के क्या हालात हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया है जो पूरी तरह पानी में जलमग्न हो चुका है। अगर हम आपको ये चप्पू पानी के अंदर डुबो के दिखाएं तो आप समझ सकते हैं कि पानी कितना डीप है। आप देख सकते हैं, हाँ, कि देखिए इसको डुबोया जा रहा है और अभी भी ये जो चप्पू है वो पूरी तरह जमीन को नहीं टच कर पा रहा है। तो आप वहीं से समझ सकते हैं कि पानी कितना डीप है। कितना डीप पानी होगा सर यहाँ पे? कम से कम 20 फुट 15-20 फुट पानी होगा। 15-20 फुट डीप पानी होगा। हाँ। इस समय जो हिंडन नदी है जो गाजियाबाद से निकलती है वो इस समय उफान पर है। इसका कारण ये बताया जा रहा है जो यमुना है वो अपने डेंजर मार्क को फिर पार कर चुकी है। पिछले हफ्ते दिल्ली में बाढ़ आई थी, उसके बाद देखा गया था पानी फिर नीचे जाना शुरू हो गया था। फिर अभी देखा गया 1-2 दिन पहले कि यमुना का जो पानी का स्तर है वो ऊपर जाना शुरू हुआ। अभी की अगर बात करें तो अभी यमुना का जो पानी का स्तर है वो 206 मीटर पर पहुंच चुका है। उसके साथ साथ जो हिंडन नदी है, यमुना की ट्राइब्यूटरी है, यमुना की सहायक नदी है, उसमें भी पानी का पूरा बहाव है। मैं गाजियाबाद में हूं तो आपको मैंने पहले भी दिखाया यहाँ के हालात क्या हैं। यहाँ के हालात बहुत नाजुक हैं। अगर मैं बात करूं, प्रशासनिक अमला यहाँ नीचे पहुंच चुका है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, साथ के साथ स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे अपने ट्रैक्टर लेके, अपनी प्राइवेट किश्तियां, बोट्स लेके लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। लोगों को बाहर ऊंचे स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं। बात हम करेंगे इंडियन एयरफोर्स की, जो अपने बेड़े की मजबूती के लिए तेजी से कदम उठा रही है। और अब वायुसेना ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ से राफेल लड़ाकू विमानों में अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियारों को लगाने के लिए कहा है। और अगर दसॉ भारतीय वायुसेना की इस मांग को मान लेती है तो मेक इन इंडिया के लिहाज से ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि वायुसेना की यह पहल देसी हथियारों के लिए वैश्विक बाजार भी खोल सकती है। एक है रफ्तार का बादशाह, तो दूसरे का है अचूक वार। ये दोनों ही भारतीय सेना के तरकश के सबसे घातक हथियारों में से एक हैं। एक वायुसेना का सबसे आधुनिक फाइटर जेट, जबकि दूसरी हवा से हवा में मार करने वाली घातक अस्त्र मिसाइल है। इनकी इसी ताकत को एक साथ लाने की दिशा में इंडियन एयरफोर्स की ओर से पहल कर दी गई है। दरअसल वायुसेना ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ से राफेल लड़ाकू विमानों में अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियारों को लगाने की मांग की है। इस पहल से न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी, बल्कि इससे भारतीय हथियारों के लिए वैश्विक बाजार भी खुल सकता है। दुनिया के कई देश राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। हिंदुस्तान की वायुसेना के बेड़े में इस वक्त 36 राफेल विमान हैं, जिनको 2020 में शामिल किया गया था। इसके बाद अब भारतीय नौसेना के लिए भी 26 राफेल मरीन जेट्स खरीदने की तैयारी चल रही है, जो कि भारतीय नौसेना को और भी ज्यादा मजबूती देने में काफी कारगर साबित होंगे। ऐसे में हवा से हवा में मार करने वाली जिस अस्त्र मिसाइल को राफेल में लगाने की मांग की जा रही है, वो 100 किलोमीटर की दूरी तक मार करने की क्षमता रखती है और इसका एडवांस वर्जन 160 किलोमीटर तक अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। इतना ही नहीं, एयरफोर्स के अधिकारियों ने दसॉ एविएशन में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी 100 को भी राफेल के साथ असेंबल करने के लिए कहा है। खास बात यह है कि इन दोनों ही हथियारों को डीआरडीओ ने बनाया है। इन मिसाइलों और बमों के अलावा आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लंबी दूरी के गाइडेड बमों और कई स्वदेशी हथियारों को राफेल में फिट करने की प्लानिंग की जा रही है। राफेल में भी जब ये लेस हो जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत इंडियन एयरफोर्स के लिए मजबूती ये हो जाएगी कि हम लोग की डिपेंडेंस जो यूरोपियन वेपन सिस्टम्स उस पे है, उस पे हमारी खत्म हो जाएगी। जितना ज्यादा हमारे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स, हमारे जो वेपन सिस्टम्स उस पे लग जाएंगे, उससे हमारी लड़ाई के दौरान हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन पार्टनर्स और फॉरेन नेशंस और फॉरेन कंपनीज पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ जो राफेल है एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरक्राफ्ट है, जो फ्रांस, इजिप्ट में भी ऑलरेडी, कतार में भी ऑलरेडी उड़ रहा है और साथ ही साथ इसकी अभी और डिमांड्स भी आ रहे हैं ग्रीस, क्रोएशिया इत्यादि देशों से। तो मेक इन इंडिया के तहत जो हमारे वेपन सिस्टम है उनके लिए ग्लोबल में एक बहुत बड़ा मार्केट भी हम लोग का एक शुरू हो जाएगा। अस्त्र मिसाइल जो है बाकी और मिसाइल से अगर कंपेयर करें उसी क्लास में, तो एक बढ़िया मिसाइल है और आत्मनिर्भर भारत में भारत के तहत बना हुआ मिसाइल है। कॉस्टिंग भी कम है और अस्त्र मिसाइल ऑलरेडी सुखोई में हमने इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत तब्दीली जरूर रफाल में करनी पड़ेगी अपने को, सॉफ्टवेयर में भी और हार्डवेयर में भी। इंडियन वेपन सिस्टम का इस्तेमाल पहले से ही सुखोई 30 MKI और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में हो रहा है। और अगर राफेल में भी इंडियन वेपन सिस्टम लगाने की मांग पर दसॉ एविएशन राजी हो जाती है, तो इसे एयरफोर्स के बेड़े को मजबूती तो मिलेगी ही, साथ ही भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम भी साबित हो सकता है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात टेस्ला स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क के ट्विटर की। आज से उसकी पूरी पहचान बदल गई है। मशहूर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर का नाम, लोगो
और यहां तक कि यूआरएल तक बदल दिया गया है। जब से मालिक के तौर पर एलॉन मस्क ने कमान संभाली है, तब से ट्विटर में बदलाव की बहार आ रही है। कभी भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल हटा दिए जाते हैं, तो कभी घाटे को मेंटेन करने और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के नाम पर सैकड़ों कर्मचारियों की छटनी कर दी जाती है। यानी ट्विटर के कमान जब से मस्क के पास आई है, तब से किसी तरह का बदलाव भी लोगों को अब चौंका नहीं रहा है। बदलाव की इसी कड़ी में आज माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का नाम बदल दिया गया है। लोगों के तौर पर उसकी पहचान नीली चिड़िया भी फुर्र हो गई है। पिछले साल ही ट्विटर को खरीदने वाले एलॉन मस्क की इस फैसले के बाद ट्विटर को अब एक्स के तौर पर जाना जाएगा। 2006 में ट्विटर के अस्तित्व में आने के बाद 17 साल तक राज करने वाली ट्विटर की नीली चिड़िया उड़ गई है। यानी करीब 2 दशक तक ट्विटर की पहचान रह चुकी नीली चिड़िया वाले लोगों की जगह अब एक्स दिख रही है। यही नहीं, ट्विटर के नाम और लोगों के साथ उसका यूआरएल भी बदल दिया गया है। twitter.com की जगह अब x.com हो गया है। यानी twitter.com या x.com टाइप करते ही आप सीधे ट्विटर की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और इस तरह ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने ट्विटर ब्रांड को ही खत्म कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का नया दौर शुरू हो गया है। एक्स लाने के पीछे एलॉन मस्क का एक बड़ा प्लान है। मोटे तौर पर कहें तो इस प्लेटफॉर्म से उन्हें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है। और अपनी प्रोफाइल पिक बदलते हुए एलॉन मस्क ने भी एक वीडियो पिन किया है, जिसमें ट्विटर का लोगो एक्स में बदलते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आगे चलकर एक्स पेमेंट, बैंकिंग और ई कॉमर्स जैसी सर्विसेज भी मुहैया कराएगा। एलॉन मस्क का एक्स लेटर से नाता साल 1999 से है। तब उन्होंने एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी x.com बनाई थी और इसे बाद में एक दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दिया था, जो पेपॉल बनी थी। साल 2017 में मस्क ने पेपॉल से यूआरएल x.com को फिर से खरीदा था। ट्विटर काफी समय तक नुकसान में रहा है। जाहिर सी बात है कि एलॉन मस्क उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और उन्हें ये पता है कि सिर्फ ट्विटर से ये काम हो नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें आधे से ज्यादा कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया गया। अब सिर्फ 2500 के करीब ही कर्मचारी बचे हैं। इसके अलावा मस्क ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई ब्लॉक अकाउंट्स को अनब्लॉक कर दिया था। यही नहीं, बल्कि उन्होंने दुनिया भर में ब्लू सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया, जिसके तहत 650 और 900 रुपए में ब्लू टिक, लंबे वीडियो पोस्ट समेत कई सारे फीचर्स की सुविधा मिलती है। और इसके अलावा करेक्ट और पोस्ट पढ़ने की लिमिट भी तय कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अब जाकर हुआ है, जब मस्क ने ट्विटर का नाम, लोगो और यूआरएल सब बदल दिया। अब सिर्फ ये देखना ही बचा है कि एक्स के तौर पर ट्विटर नई पहचान के साथ खुद को साबित कर पाता है या फिर नहीं। ऐसे में सालों में जिस तरह अरबपति एलॉन मस्क कारोबारी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, उससे ये साबित होता है कि उनका ये कोई फैसला बचकाना नहीं होता। ट्विटर में किए गए इस बदलाव को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कई लोगों को यह बदलाव रास नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो एलॉन मस्क के फैसले की आलोचना भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि नई पहचान वाला ट्विटर काफी कंफ्यूजिंग है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ट्विटर में आज हुआ बदलाव लोगों को पसंद आया है और धीरे धीरे ही सही इसके यूजर्स की संख्या जरूर बढ़ेगी। अभी बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं कभी कभार चलाता हूँ और कभी लॉग आउट कर देता हूँ, फिर ढूंढता हूँ, जैसे हो जाता है। ट्विटर नाम मैं जानता हूँ ना कि ट्विटर है और वो मिल जाता है डायरेक्ट। लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया, अभी मेरे नाम ही नहीं पता चलेगा कि यही चेंज भी हुआ है क्या कुछ। अभी अपलोड तो हो गया होगा, बहुत लोगों को पता चल जाएगा, बहुतों को नहीं पता चलेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऐप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है जो लोगों को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बट नाउ अभी ये दिक्कत हो सकती है लोगों को कि ये जानने में कि वेदर दिस इज अ राइट इन्फॉर्मेशन और नॉट। पीपल माइट कंसीडर इट एज अ फेक प्लेटफॉर्म ऑल्सो, एंड या इसकी पॉपुलैरिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। ट्विटर का लोगो वही पहले वाला ही रखना चाहिए था, क्योंकि उससे हमारा कनेक्शन बन चुका था। अभी ये वाला नया लोगो दोबारा से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा आपको मार्केट में। लोग रिकग्नाइज नहीं करते हैं इस लोगो को अभी भी, तो हमें उसी लोगो को यूज करने की आदत है।
देखिए बेसिकली एज अ यूजर हम बहुत फ्रेंडली होते हैं टू द थिंग्स वी ऑलरेडी यूज, राइट? सो वो ट्विटर का जो लोगो था, वो छोटी सी चिड़िया, बड़ा ही क्यूट सा लोगो था. बट नाउ जो लोगो आ रहा है, ऑल्दो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा थॉटफुल लोगो है, बट आई डोंट नो हाउ गुड इट विल बी विद द यूजर्स. ट्विटर एक फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थी जिसका एक एस्टैब्लिश्ड लोगो था. अब उसे चेंज करने में लोगों की एक्सेप्टेंस क्या होगी नई लोगों की, ये भी एक पहलू है जिसके बारे में हमें फिर से सोचने की जरूरत है. खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं. नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ. आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे.